जी कैसे हैं, करिए से हैं? बिल्कुल अच्छा बेटा, आपके सिलेबस में पॉलिटिकल सिस्टम है कुछ ममालिक के, और उसमें अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पॉलिटिकल सिस्टम पे आया है वो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे आया है। ठीक है जी, शायद यूनिपोलैरिटी की वजह से या जो है डेफिनेटली यूएसए का एक अपना इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए वो यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, और अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये आप पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स आपने क्वेश्चन और क्वेश्चन की जो नेचर है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है सर, तो आप पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, जब आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे होते हैं तो आप स्टेट के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करते कि जी वहां पे जो पार्लियामेंट है वो कैसी है, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज कितनी हैं, वो प्रेसिडेंट के क्या पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स हैं, वगैरह वगैरह। ये चीजें आप डिस्कस नहीं कर रहे होते, तब आप उस स्टेट के सिर्फ जो फॉरेन पॉलिसी उसको देख रहे होते हैं। और जब आप पॉलिटिकल सिस्टम उसका कर रहे होते हैं तो बेसिकली पूरी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है, फ्रेमवर्क है, आप उसको फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें ऑलरेडी आपने सिलेबस 1 में कवर की हुई हैं, उनको हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह, और जो रेलिवेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हम फोकस करेंगे। एक तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वैसे मैं कोशिश करूंगा कि हम किसी न किसी हद तक जो है ये चार्ट को फोकस में रखें। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर्स लिए हैं तो उसमें हमने एक स्ट्रक्चर सा पढ़ा था वर्ल्ड का, और कॉन्टिनेंट वाइज हमने चीजों को देखा था। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए बेटा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज हियर। ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज हियर, और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। तो यूएसए जो है दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है जी, तो अल्टीमेट इसके पास जो है वो आपको पैसिफिक ओशन जो है उसका एरिया मिलता है, और इसके इस साइड पे आपको अटलांटिक ओशन का एरिया जो है वो मिलता है, और इसके नीचे जो है वो साउथ अमेरिका है जो सेकंड कॉन्टिनेंट है, और इसके ऊपर जो है वो नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, मैं अगर ये सिर्फ लिखूं कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अमेरिका जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो आपको क्या समझ आएगी? ठीक है जी, आपने इन डिटेल पढ़ा था कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां पे मैं ऐसे ही एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको दे रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जब किसी भी मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं तो इनफैक्ट उस मुल्क की जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल हायरार्की है उसको हमें देखना पड़ता है। और अगेन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या टॉप पे जो चीज होती है वो एग्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, वही 3 स्ट्रक्चर्स हैं आपने पढ़े हुए हैं, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है। तो मेनली ये 3 ही स्ट्रक्चर्स या एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्टेट के, जिसके ऊपर स्टेट खड़ी होती है। ठीक है जी, आप मीडिया को 4th पिलर ऑफ स्टेट कहते हैं, 4th कहते हैं। ठीक है, अदरवाइज 3 पिलर्स हैं। ठीक है जी, और उसमें टॉप पे आपका एग्जेक्टिव है। तो एग्जेक्टिव को देखने के लिए हमें सिर्फ ये देखना पड़ता है कि एग्जेक्टिव का जो हेड है, एग्जेक्टिव में जो इन्फ्लुएंशियल पावर है, एग्जेक्टिव में जो मेन पावर है वो किसके पास है? तो वो है अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास। तो इसका मतलब है कि वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है तो उसमें प्रेसिडेंट एट अ टाइम हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ, ठीक हो गया। जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां पे भी प्रेसिडेंट होता है, तो वहां पे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, सिंबॉलिक पावर्स रख रहा होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेसिकली हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है जी, तो मैं कह रहा हूं कि वहां पे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है, एंड वी हैव डिस्कस्ड कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वहां प्रेसिडेंट होगा लिहाजा पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है तो पार्लियामेंट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव डिस्कस्ड
पार्लियामेंट होगा, बात है पावर्स की, बात है इंफ्लुएंस की। एंड इन द सेम वे कि जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो तो आपने ये मतलब नहीं लेना कि यहां पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट इज नथिंग देयर, या प्रेसिडेंट नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है। यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट हो सकते हैं और प्रेसिडेंट सिस्टम में पार्लियामेंट हो सकता है, जिसको आप टेक्निकली, बेटा ये मोबाइल जेब में डाल लें, जिसको आप टेक्निकली एनीथिंग व्हाटसोएवर, जिसको आप टेक्निकली लेजिस्लेचर कहते हैं, और फोकस जस्ट ऑन मी, जिसको आप टेक्निकली लेजिस्लेचर कहते हैं, तो दैट इज पार्लियामेंट। ठीक है जी। तो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो है, जिसका मतलब कानून साजी करना है, वो बाइकैमरल हो, वो यूनिकैमरल हो, तो कोई जरूरी नहीं। इसका मतलब है कि अगर यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पार्लियामेंट तो होगा, लेजिस्लेचर तो होगा, तो लेजिस्लेचर वहां पे है। अच्छा, दूसरी चीज जो है दैट इज, मैं कहता हूं कि ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे वोट डलते होंगे, डेमोक्रेसी है। जमहूरियत क्या होती है? जहां लोगों की राय ली जाए, वो राय प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ली जाए, वो राय प्रेसिडेंट बनाने के लिए ली जाए, लेकिन राय किसकी पास होती है? लोगों की, यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है, लोग बात प्यार होते हैं, यानी लोगों का वोट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो इसका मतलब समझ गए आप, ठीक हो गया। यानी वहां पे इसका मतलब है कि वहां वोटिंग सिस्टम होगा। ओके, इसमें कोई एम्बिग्युइटी? अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट वहां पे है। अगर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो डिक्टेटर सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटर नहीं होगा। अगर वो डिक्टेटर नहीं है तो उसको वोट भी चाहिए, उसको उसकी लेजिस्लेचर के साथ भी चलना पड़ेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। चूंकि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती तो वो तो फिर डिक्टेटर होता है, वो तो फिर किंगडम में ऐसा, या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में भी बहरहाल, तो वो एक अलग सारी डिबेट है। ठीक हो गया जी, एक दो चीजें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो जब आप किसी भी पॉलिटिकल स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम को लिखने लगेंगे, तो जब आप लिखेंगे कि जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज देयर एंड डेमोक्रेसी इज प्रेजेंट, या डेमोक्रेटिक, या आप लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका having presidential system and democratic form of government or system। तो इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल साइंस का बंदा है उसको बात सारी क्लियर हो गई, और आपने ये दो लफ्ज यूज करके तो आपने बहुत कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, क्लियर कर दिया, चीजें बता दी। जब आपको कोई बताता है प्रेसिडेंशियल तो आपके दिन में एकदम से प्रेसिडेंट, उसकी पावर्स और वो सारा कुछ आता है। जब कोई कहता है पार्लियामेंट्री, ये कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ लिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, थोड़ी सी बेटा इसकी हम हिस्ट्री मैं आपको इसलिए बताना चाहूँ। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि कैपिटल क्या है, कौन सा है? वाशिंगटन डीसी। एग्जैक्टली, वाशिंगटन डीसी जो है वो कैपिटल है यूएसए का। हाँ जी। अब थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है आपके ऊपर पता हो, वैसे ये चीजें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं, आपको बताना चाहिए कि अमेरिका जो है वो दुनिया की तीसरा बड़ा मुल्क है एरिया। अच्छा, एक कैटेगरी प्लस पॉपुलेशन। अच्छा, एक कैटेगरी होती है किसी भी मुल्क को देखने एरिया वाइज, एक कैटेगरी होती है पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज चाइना इज नंबर 1। एक होती है कैटेगरी के उसमें आप एरिया प्लस पॉपुलेशन देख रहे होते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। मतलब एरिया ज्यादा है और पॉपुलेशन नहीं है तो भी वो आपकी टेरिटरी तो है लेकिन आपकी पॉपुलेशन नहीं है, ये कम है। और अगर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है और टेरिटरी कम है तो ये ओवर पॉपुलेशन वाला सीन हो सकता है, जिस वजह से आप देखते हैं कि चाइना में कुछ चीजें बैन की गई। तो अगर एरिया और पॉपुलेशन बोथ में देखते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिविटी होती है। तो उसमें थर्ड नंबर पे है दुनिया के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देख रहे हैं ये यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, यानी जो आप, और ये कनाडा है, और कनाडा भी बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये कनाडा है, ये सारा कनाडा है। ठीक है, ये कनाडा का बॉर्डर लगता है अमेरिका के साथ। नॉर्थ अमेरिका में ही कनाडा है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही यूएसए है। और आप अगर मैक्सिको, ये नीचे है छोटा सा मुल्क, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका का ओवरऑल व्यू लें पूरे कॉन्टिनेंट का, तो वहां पे या आपको कनाडा मेनली मिलता है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलता है, यानी मेन दो ये ममालिक। तो अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो रशिया
ये देखिए बेटा, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये सारा रशिया है, ये सारा रशिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। तो एरिया और पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 जो है वर्ल्ड, दैट इज रशिया, ठीक। एंड द सेकंड नंबर इज फॉर कनाडा एंड द थर्ड नंबर इज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपकी नॉलेज। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्ट्रक्चर हम चूंकि देखने जा रहे हैं, तो बेटा आपको पता होगा कि इसमें 50 स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद 51 है, तो 51 नहीं है, बेसिकली स्टेट्स 50 है और एक डिस्ट्रिक्ट है, वो स्टेट नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट है। तो असल जो स्टेट्स है वो 50 है और 1 डिस्ट्रिक्ट है। बस उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। कोलंबिया इसका नाम है। ये फिर थोड़ा वो जाना पड़ेगा आपको हिस्टोरिकली, तो टाइम वेस्ट होगा। कोलंबिया। और आपको मैं वैसे बताऊं कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्लैग देखें तो उसके अंदर एक स्टार भी है, तो वो स्टार बेसिकली रिप्रेजेंट दिस डिस्ट्रिक्ट, दैट इज फॉर कोलंबिया। अच्छा, आपको पता होगा कि अमेरिका को किसने दरियाफ्त किया था और कब दरियाफ्त किया था? कोलंबस ने। कब? 1492। एग्जैक्टली, वेरी गुड। 1492 में कोलंबस ने इसको दरियाफ्त किया था। और आपको पता है कि कोलंबस जो था, ये आप लिख सकते हैं हिस्टोरिकली, हम अमेरिका की थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री को देखने का मतलब होता है कि आपको थोड़ा उसके स्ट्रक्चर की समझ आ जाती है। अच्छा, कोलंबस को पता है कि टिल डेथ जो है कोलंबस इस बात पे बिलीव नहीं करता था कि ये अमेरिका है। कोलंबस बिलीव कि वो कहता था इंडिया है, ठीक है, और इंडिया की तरह के रेड पीपल थे और ये सारा। और आपको पता है कि क्यों उसने दरियाफ्त किया था? बेसिकली जो है वो अटलांटिक से परे जाके कोई नई एरियाज वो एक्सप्लोर करने की कोशिश हो रही थी। उसके पीछे वॉर और वो सारे सिनेरियोज हैं, हम उस डेप्थ में नहीं जाते। 1492 में कोलंबस ने इसको एक्सप्लोर किया था और उसने जिसको फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया था दैट वाज अमेरिका, और लेटरली उसने सेंट्रल और साउथ अमेरिका को, यानी ये साउथ अमेरिका है। अच्छा, जब एक बार एक्सप्लोर किया तो बार-बार उसने विजिट्स भी किए, ठीक है। तो लेटर ऑनली उसने सेंट्रल और ये साउथ अमेरिका के बॉर्डर्स को भी एक्सप्लोर कर दिया था। बेसिकली वो अटलांटिक ओशन में जो है वो मेनली घूम फिर रहा था, तो ये बॉर्डर्स भी उसने देख लिए, ये बॉर्डर्स भी देख लिए, यहां तक वो आया था, ठीक है जी। अच्छा बेटा, अगर हम थोड़ा सा इसकी और फर्दर हिस्ट्री की बात करें तो एक तो ये हो गया 1492 में ये एक्सप्लोर्ड हो गया। अच्छा, 1756 में लिख लें, ये ईयर लिख लें। 1756 में 7 ईयर वॉर हुई थी फ्रांस और ब्रिटिश के दरमियान। 7 ईयर वॉर हुई और वो वॉर बेसिकली हुई थी फ्रांस प्लस ब्रिटिश के दरमियान। आपको पता है कि फ्रांस की बड़ी रिच हिस्ट्री है, फ्रांस की भी बड़ी रिच हिस्ट्री है हिस्टोरिकली। और फ्रांस को कौन लीड करता है अरसा तक? एग्जैक्टली, मेनली नेपोलियन जो वॉर हैं, तो आपको पता है कि वो बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया था नेपोलियन को, इस वजह से उसको ग्रेनेड किया गया और वो जितनी ट्रीटी जो एरिया उसने कैप्चर किए हुए थे वॉर उससे वापस लिए गए जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो फ्रांस का एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है दुनिया पे, ठीक है जी। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम मोस्टली शायद जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन जो है सुपर पावर थी, फिर जो है वो अमेरिका बन गया और यूएसएसआर हो गया और अब चाइना। नहीं, ऐसे अगर हम प्रीवियसली जाए तो जर्मनी का बड़ा रोल है। फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड में हीरो था जर्मनी, यूनिपोलैरिटी वाले लेवल के ऊपर गया हुआ था। और बहुत सी यूनिपोलैरिटी तो नहीं थी, शायद मल्टीपोलैरिटी थी, कई हमारे पावरफुल थे। तो इसी तरह से फ्रांस की अपनी एक जो है वो पावर्स थी और अपनी एक हिस्टोरिक हिस्ट्री। अच्छा जी, 7 इयर्स के लिए फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान जो है ये वॉर हुई, जिसको हम ग्लोबल वॉर कहते हैं। वर्ल्ड वॉर तो नहीं कहते, भारत इसको ग्लोबल वॉर कहते हैं और ग्लोबल वॉर का सेंस भी तकरीबन यही वाला बनता है। इसमें फ्रांस जो है उसको शिकस्त हुई थी और इसके नतीजे में जो है ब्रिटेन पावरफुल हुआ। वही वाला सीन है कि मल्टीपोलैरिटी यूनिपोलैरिटी में कोई ना कोई शिकस्त खाता है, दूसरे के पलड़ा भारी हो जाता है बैलेंस ऑफ पावर में। तो इस पावर के चक्रों में यूएसए तक उसकी कमांड पहुंची और इस तरह से ब्रिटेन जो है वो यूएसए जो है वो ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में आया। अब ब्रिटिश ने क्या किया कि हैवी टैक्सेस इंपोज करना शुरू कर दिए थे
हैवी टैक्सेस। जब भी कोई रिवॉल्ट होता है किसी भी मुल्क के पीछे तो उसके पीछे हिस्ट्री होती है, तो उसने हैवी टैक्सेस इंपोज करना शुरू कर दी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे। दूसरी बात, बर्तानिया ने वो के एक यहां से जाके अपना एक इन्फ्लुएंस को कायम कर लिया था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट्स इस नेचर में थी और ऐसे थी कि जो है वो उनके ऊपर थारोली कंट्रोल हासिल करना शायद मुश्किल था या नामुमकिन था। तो इसलिए उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी है, कस्टम है, टैक्सेशन है, इस तरह से कुछ मामला को वो टेक ओवर कर सका था। बाकी स्टेट्स जो थी वो ऑलमोस्ट सॉवरेनिटी के साथ ही सर्वाइव कर रही थी, ठीक है। उस तरह से ये इन्फ्लुएंस नहीं था और दिस वाज हैपेंड। अच्छा, दूसरी चीज ये है वाशिंगटन डीसी, ये बिल्कुल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के कॉर्नर के ऊपर पोर्ट कोस्टल पे, यानी नॉर्मली हम देखते हैं कि कैपिटल जो होता है उसको कई सेंट्रल स्टेट्स को फोकस किया जाता है, लेकिन जो है इनका ये नॉर्थ अटलांटिक के कॉर्नर के ऊपर जो है वाशिंगटन डीसी इसलिए कैपिटल कहते हैं, और ये सारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो बेटा इस वजह से जब बर्तानिया ने हैवी टैक्सेस इंपोज करने की बात की बर्तानिया के यूएसए के ऊपर, तो यूएसए ने, आपको पता है कि 2 जुलाई 1776 को 2 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन अलहदा होने का ऐलान किया और फाइनली इनका बिल अप्रूव हो गया। और 4 जुलाई, ये बात शायद पहले कर चुके हैं, 4 जुलाई 1776 को 18वीं सदी के लास्ट क्वार्टर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक दुनिया का अलहदा यूनिपोलैरिटी के, मतलब उस टाइम पोलैरिटी का सेंस तो नहीं था, लेकिन भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अलहदा हो गया। और उस टाइम इनिशियली 13 स्टेट्स थी जिन्होंने मिलके जो है ये अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। और प्योरली ये जो स्ट्रक्चर बना था ये उस टाइम कॉन्फेडरेशन जो है वो बनी थी वहां पे इनिशियली। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि ये जो कॉन्फेडरेशन थी इसमें ये जो स्टेट्स थी सॉवरेन थी, तो वही वाला सीन हो रहा था जैसे ब्रिटिश की कमांड नहीं थी तो चीजें कुछ बैलेंस नहीं हो रही थी, तो दैट वाज, तो फिर आगे चल के उसने कॉन्फेडरेशन से फेडरेशन पे आ गया, जस्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड एज अ फेडरल। अच्छा, एक चीज और मैं शुरू में बताना भूल गया, दैट इज फेडरल स्टेट। फेडरल है, प्रेसिडेंशियल है, डेमोक्रेटिक है। जब मैं फेडरल कह रहा हूं तो यूनिटी के सेंस में आपको समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं। तो अमेरिका इज फेडरल, प्रेसिडेंशियल, डेमोक्रेटिक, 3 लफ्ज बोले, तीनों के पीछे पूरी साइंस है। दिस इज क्लियर नाउ। अच्छा, तो कॉन्फेडरेशन से ये किधर आ गया, फेडरेशन में। कब आया मैं आपको ये बता देता हूं। ये बेटा मई 1787 को ऐसा हुआ था। 1787 बहुत ज्यादा ऐसा इन्होंने, यानी 1787 और ये 1776, तो आप देख रहे हैं कि अबाउट कोई 10 और 11 इयर्स लगभग जो है वो रहा है कॉन्फेडरेशन में, और इसके बाद वो फेडरेशन की तरफ आ गया। बेटा मार्च 4 1789 को इन्होंने, मार्च 4 1789, ये अभी आप हिस्ट्री थोड़ी सी इसकी देख रहे हैं, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था अमेरिका ने, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज चेंज्ड बाय, अच्छा अब जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्फेडरेशन लेवल की चीजें थी उसमें, तो इन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मार्च 4 1786 को प्रॉपर्ली रिप्लेस किया फेडरेशन के सेंस में। ठीक हो गया जी। इनके कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वो बोथ रिटन भी है और कुछ अनरिटन भी है, कुछ रिटन है और कुछ अनरिटन। और ये कहा जाता है, ये बात बड़ी मशहूर है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत सी कस्टम्स और ट्रेडिशंस को भी शामिल किया जाता है। एक रिवायत आती है कि जी हमेशा से अमेरिका का जो प्रेसिडेंट रहा है वो 2 टर्म्स मैक्सिमम रह सकता था, तो 2 टर्म दैट वाज अ ट्रेडिशन, दैट वाज नॉट लॉ, लेकिन इस ट्रेडिशन को उन्होंने मेंटेन किया और यस एक प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने इस ट्रेडिशन को तोड़ा और वो 4 टर्म रहे, 4 टर्म तक रहे,
तो उसके फौरन बाद अमेरिका ने जरूरत महसूस की तो उन्होंने बकायदा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरमीम करके तो इसको कानून का हिस्सा बना दिया कि नहीं, इट विल बी फॉर 2 टर्म जस्ट टू प्रिजर्व दैट ट्रेडिशन। तो मीन्स टू से कि कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनकी हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली आ रही हैं और उनको बड़ा वो परसीव जो है वो और प्रिजर्व करते आए। अच्छा, वो जो प्रेसिडेंट थे वो थे रोज विलेट थे जो 4 टाइम्स इलेक्ट हुए थे और इसके बाद इन्होंने, अच्छा प्रेसिडेंट आपको पता है कि जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है बेटा, सी हियर, जहां पे प्रेसिडेंट सिस्टम होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, तो अल्टीमेट इनको, क्योंकि वहां प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होता, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी वहां पे होते हैं। तो डेफिनेटली अमेरिका में प्रेसिडेंट भी है और वाइस प्रेसिडेंट भी है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर सडनली अल्लाह ना करे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली बाय कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट विल बी द प्रेसिडेंट, ऑटोमेटिकली वो प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका का लेजिस्लेचर जो कांग्रेस है वो चूंकि बाइकैमरल है तो उसकी सेनेट का हेड भी होता है। ये चीजें फिर आगे चल के भी हम डिस्कस करते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट की टर्म कितने साल की होती है? 4 ईयर के लिए, और 2 टर्म्स वो ले सकता है बाय लॉ। मतलब आप 8 साल तक, अगर एक टर्म के बाद आप दोबारा आते हैं तो आप सेकंड टर्म ले लेंगे, 8 ईयर से ज्यादा नहीं आ सकते, आपका कानून है। प्रेसिडेंट बड़ा पावरफुल होता है, एज आई टोल्ड यू। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, बेशुमार इख्तियारात हैं। मोस्ट पावरफुल पर्सन, इसी वजह से शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। रीजन क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो पावरफुल स्टेट है दुनिया की, यूनिपोलैरिटी पे अभी, और उसका प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट में मोस्ट पावरफुल पर्सन है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये दुनिया का शायद मोस्ट पावरफुल पर्सन रिसेंटली। तो 4 इयर्स के लिए आता है। प्रेसिडेंट के लिए आने के लिए मिनिमम एज शुड बी 35 इयर्स। मिनिमम एज शुड, आप बेटा एक चेयर छोड़ के वाली चेयर पे हो जाओ, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। और आपने नेक्स्ट कोई ऐसी हरकत की जो क्लास में एक्सपेल करूंगा, आपको पता है ना, फिर काम खराब हो जाता है। जब क्लास होगी बेटा तो फिर हमने 3-4 दफा इग्नोर कर चुका हूं। आई डोंट नो आप क्या बातें करते हैं। 35 इयर्स एज लिमिट है, यानी अगर 34 साल का कोई या 34 साल 11 माह का भी कोई बंदा है तो वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। मिनिमम एज लिमिट दैट इज 35 इयर्स, ठीक है। मोर देन 35 इयर्स हो सकता है, लेकिन मिनिमम एज लिमिट 35 इयर्स। आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कैसे इलेक्ट होता है? वोट्स के जरिए, ठीक है जी। इलेक्टोरल कॉलेज और वोट्स डायरेक्ट वोटिंग के जरिए। स्टेट वाइज वोटिंग होती है, वोटिंग भी स्टेट वाइज होती है, ठीक है कि कोई एक स्टेट में जो है वो कॉन्टेस्ट करता है। प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है जी। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो नॉमिनेट होते हैं। हाँ हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन स्टेट लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज इन्वॉल्व है इन द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, ये 4 साल गुजरेंगे। 4 साल गुजरने के बाद ये फिक्स है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि नवंबर जो आएगा ना, उसका जो नवंबर के अंदर इलेक्शंस अनाउंस होंगे आफ्टर 4 ईयर ना, एग्जैक्टली नवंबर में। और 20 जनवरी उनकी डेट का एक फाइनल है। 20 जनवरी को जो नए प्रेसिडेंट नवंबर में जिनका इंतखाब होगा, तो 20 जनवरी को उन्होंने वोट लेना है आफ्टर 4 ईयर। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कौन, अच्छा एक आप ध्यान में रखें, लिख लें, आप प्रेसिडेंट की पावर्स की बात कर रहे हैं। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। कांग्रेस जो है वो लेजिस्लेचर है अमेरिका की, कांग्रेस उसका नाम है, उसकी पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, बाइकैमरल है। कांग्रेस को प्रेसिडेंट जवाब दे नहीं है, कांग्रेस को प्रेसिडेंट
जवाबदेह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो होगा वो लॉ की हैसियत रखेगा, कानून मान जाएगा, ठीक है जी। सेनेट से उसकी कंसेंट जरूर ली जाती है, लेकिन अगेन जो है जो आपकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी नहीं अप्रूवल हो तो चल जाएगा। कांग्रेस पार्लियामेंट है, हाँ कांग्रेस पार्लियामेंट है, बाय कैमरल है, उसमें एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो लोअर हाउस है, जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहते हैं, वो हम पढ़ते हैं लेजिस्लेचर में, आपको बता देता हूं। अच्छा, अब ये कांग्रेस को ये जवाब दे रही है, प्रेसिडेंट जब चाहे कांग्रेस का इजलास कॉल कर सकता है, जब चाहे, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस वर्क्स अंडर द कमांड ऑफ, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट होता है और पार्लियामेंट उन पे होता है, वो असेंबली को ना तोड़ दे और उसको इजमात का वोट, लेकिन यहाँ ये कांग्रेस का इजलास कॉल कर सकता है, उसकी पावर है, इख्तियार है। और कॉल्ड जो इजलास होता है उसको वो एक्सपेल भी कर सकता है, किसी भी डिले कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, जिसकी पावर है। आपको पता है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जितनी भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स है, वो सारी की सारी बाय प्रेसिडेंट होती है। एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स कैबिनेट जो बनाता है वो प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट ही बनाता है, यानी मतलब सेट ऑफ कैबिनेट्स की नॉमिनेशंस भी प्रेसिडेंट करता है। और जितनी भी बड़ी बड़ी नॉमिनेशंस हैं, लाइक जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, बाकी जो मेन डिपार्टमेंट हैं उनके हेड्स की अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। अगर कांग्रेस ने कोई कानून बना लिया है तो वो भेजेगी फॉर द फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट हैज द राइट कि वो उसको एक्सेप्ट करे या वीटो कर ले, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर भी है। कांग्रेस का बनाया हुआ कोई भी कानून उसको प्रेसिडेंट वीटो भी कर सकते हैं, चीफ जस्टिस भी प्रेसिडेंट चुनेगा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई। ये आप बेसिकली प्रेसिडेंट को डिस्कस कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव के हेड में हम डिस्कस कर रहे थे। ये आपने एग्जीक्यूटिव को पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव को। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं लेजिस्लेचर को। देख लें लेजिस्लेचर। मैंने आपको पहले बताया बाय कैमरल है। बाय कैमरल का मतलब क्या होता है कि इसमें दो मुकदमा है, यानी दो हाउसेस होंगे। तो इसमें एक हाउस जो है अपर हाउस जो उनका है, अपर हाउस, तो उसको वो जैसे हमारे यहाँ अपर हाउस सेनेट है, तो इस तरह से अमेरिका का अपर हाउस भी सेनेट है। और एक जो लोअर हाउस है, तो जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, तो उसको वो कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या कह रहा है? ये सेनेट है और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और इन दोनों को मिला के हम पॉलिटिकली क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। और इस लेजिस्लेचर का अमेरिका ने क्या नाम रखा हुआ है? कांग्रेस। जब कहेगा कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, तो इसका मतलब पार्लियामेंट ने किया, लेजिस्लेचर ने किया। सेनेट जो होता है, आपको पता होगा कितनी है सेनेट में सीट्स अमेरिका के? 100। स्टेट्स कितनी है? 50/2 का फार्मूला है, सीधा सीधा। हर स्टेट से 2 सेनेटर्स जो हैं वो आते हैं। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी सीटें हैं कितनी है पता है किसी को? 435 है, 435। ये भी रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस आते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो मेंबर है उसके लिए एज लिमिट है 25 ईयर। 25 साल से अगर कम उम्र का होगा वो नुमाइंदा नहीं बन सकता। और जो सेनेटर है उसके लिए एज लिमिट है 30 ईयर। 30 साल से कम होगा तो ये सेनेटर नहीं बन सकता।
सेनेटर जो है वो पिछले 9 सालों से शर्त है कि यूएसए में रह रहा हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन हो एटलीस्ट 5 लास्ट 9 इयर्स। और जो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो फॉर 7 इयर्स से इधर से हो। और जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं बाय बर्थ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हो। ठीक है, हाँ दिस इज हाँ रेजिडेंट पिछले, यानी एक तो नेशनैलिटी है सिटीजनशिप है, एग्जैक्टली। दूसरा ये कि लास्ट 15 ईयर से वो रह भी रहा, बिल्कुल सही है। लास्ट 15 ईयर से अमेरिका में रह रहा हूं जी। अच्छा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो हेड होगा उसको स्पीकर कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्पीकर कहते हैं उधर भी स्पीकर ही है। और ये जो स्पीकर है, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जब कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है तो उसके वेरी फर्स्ट इजलास में स्पीकर का इंतखाब होता है सबसे पहले, बिकॉज के पहला मसला ये होता है ना कि हेड किसने करना है, तो पहले स्पीकर का इंतखाब। और सेकंड इजलास में अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो इसकी कमेटीज कॉन्स्टिट्यूशन करना होती है। कमेटीज, ये जो अमेरिका में जो लेजिस्लेचर है उसके अंडर कमेटीज भी काम करती हैं। वो सेनेट में भी कमेटीज होती हैं और वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसमें क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है तो इतने ज्यादा जो है वो ड्राफ्ट आ रहे होते हैं, मुसद्दे आ रहे होते हैं और इतने ज्यादा इश्यूज होते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सेनेट शायद उतना इफेक्टिवली उन पे काम नहीं कर सकता। ड्यू टू लाइक एक कहा जाता है कि मोर देन 1000 जो है ड्राफ्ट आ जाते हैं विद इन अ ईयर, तो वो बड़ा काम है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि अपनी अपनी कमेटीज बना लेते हैं और वो कई कमेटियां होती हैं, मैं आपको तादाद में उसकी बता देता हूँ। और उनके अंदर ये भी सैंक्शन है कि किस कमेटी में कितने मेंबर होंगे। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है कि आप आते एक ड्राफ्ट आता है, ये किसी फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है, फॉरेन अफेयर की कमेटी को दे दो। फिर ड्राफ्ट आया कि लाल का इशू नाम दे दो, जो कमेटियां उस पर काम करती हैं। ठीक है, और वो उसको हतमी शक्ल देके तो दे रिप्रेजेंट टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट जिसकी कमेटी होगी उसकी, और फिर वो उसमें बदल क्योंकि काम। तो एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के वुडरो विल्सन, 28 प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन। तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका के अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ की जो ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो लेजिस्लेचर की कमेटियां हैं असल शायद हुकूमत की वो करती है। असल गवर्नमेंट जो अमेरिका की है वो असल गवर्नमेंट की पावर उन कमेटियों का, क्योंकि बुनियादी काम जो होता है स्ट्रक्चरिंग का वो कमेटीज कर रही होती है। ठीक है, और वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल होती है, तो इसलिए सेकंड इजलास में ही उन कमेटीज का इंतखाब कर लिया जाता है। एग्जैक्टली, लेकिन काम करती है ना, बेसिक वर्किंग वो करती है ना, बना बनाया स्ट्रक्चर तो नहीं था, तो उसके लिए फिर जो वर्किंग वो कर देती है। जैसे आपका जो अभी ये सारा जुडिशरी का और ये सारा लॉ एंड ऑर्डर का स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो बंदा एफआईआर लिखता है, जो पहले मिसल लिखता है, तो वो बड़ी मानी रख रही होती है आगे, जिनको फाउंडेशन बनाता है, जो बेस बनाता है ना, तो फाउंडेशन देती है ना, फाउंडेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है। इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट का तो आपको पता है अमेरिका के जो बाइडेन है। वाइस कौन है? जी एग्जैक्टली, कमाला, KAMALA कमाला जी, नायब है। मैंने आपको बताया कि जो वाइस प्रेसिडेंट होती है वो सेनेट की भी हेड होते हैं। हाँ, वो टेन्योर पूरा हो गया ना बाय लॉ। अच्छा, ये कमेटीज की तादाद में बता रहा था, तो सेनेट में ये कमेटीज की तादाद है जी 153। आप जरा गौर करें कितनी है, 153 कमेटीज सेनेट की। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी मैं गलत बता गई, नहीं ऐसा नहीं है, ये हुआ 15। और जो इसकी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, चूंकि यहाँ मेंबर ज्यादा होते हैं तो इनकी 24 है, 24 और उसकी 15। ये ऑब्जेक्टिव्स में ऐसी चीजें आ जाती होती हैं।
अच्छा जी, एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, एज आई टोल्ड यू, तो एग्जीक्यूटिव का बेसिकली टॉप हेड कौन है? प्रेसिडेंट। वजीर आजम कितों आ गया? कौन बोल रहा है वजीर आजम? वजीर आजम कितने आ गया? और सेकंड कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव आपने पढ़ा था, हमने यहाँ भी पढ़ा था कि जी एग्जीक्यूटिव्स की 2 टाइप्स मैंने बताई थी, एक परमानेंट और एक पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल हायरार्की। और फिर जो प्रेसिडेंट है वो अपनी कैबिनेट सेट करता है मिनिस्टर्स की। ठीक है, तो ये इसकी आप कह लें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हो गए सारे, टॉप, वाइस एंड मिनिस्टर्स कैबिनेट। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए। एज वेल एज जैसे कि परमानेंट है तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है अमेरिका में, लिख लें अगर कोई लिखना चाहे, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिफेंस, जस्टिस, एग्रीकल्चर, लेबर, एजुकेशन, तो वो फिर इनके जो हेड्स है। इसके अलावा कुछ फेडरल एजेंसीज भी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FIA। ठीक है, इस तरह से कुछ फेडरल एजेंसीज भी काम कर रही होती हैं, तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे। काम क्या है एग्जीक्यूटिव का? वही काम जो यहाँ है कि जी जो कांग्रेस जुडिशरी या कॉन्स्टिट्यूशन लॉज देता है उनको इन्फोर्स करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, फिर वही चीजें फॉरेन पॉलिसी को देखना, इकोनॉमी को देखना। ठीक है, वही सारी लिखने आप लिखना चाहते हैं तो ट्रीटी साइन करना अदर स्टेट्स के साथ, किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं, फाइनली ये क्या प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास रिकॉग्नाइज करना है आपने किसी स्टेट को कि नहीं, मानना है कि नहीं, ये प्रेसिडेंट के पास है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है कि नहीं, फाइनली इख्तियार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। जितने भी कांग्रेस के बिल पास होते हैं, एज आई टोल्ड यू, कि फाइनली दे नीडेड टू बी अप्रूव्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट। जुडिशरी का सेटअप देख लें आप। अब जुडिशरी का क्या काम होते हैं? वही काम जो यहाँ होते हैं, ये कॉमन है। ये कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आएगा तो उसकी जुडिशरी यही करेगी, लॉज को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी, डिसीजन देगी, जस्टिस को मेंटेन करेगी। ठीक है ना, वही काम जो जुडिशरी के होते हैं वही करती है। अच्छा, वहां पे जुडिशरी के नेटवर्क में कोर्ट्स हैं डिफरेंट, जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है, जिस तरह यहाँ पे है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कई तरह की कोर्ट्स हैं, क्लेम कोर्ट, कस्टम्स कोर्ट, ठीक है जी, कंज्यूमर्स कोर्ट, जिसका मतलब मुख्तलिफ रीजन, तो इन सारों को कलेक्टिवली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद फिर स्टेट लेवल की कोर्ट होती है जो हायर कोर्ट होती है, जिसको वो हाईएस्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, वही सारा इसका नेटवर्क है जुडिशरी का। अच्छा जी, मैं लास्टली आई वाज ऑब्जर्विंग कि सेनेट के ऊपर जो अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर और कांग्रेस है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं हिस्टोरिकली। तो उसकी पावर्स को, तो क्या क्या उसकी पावर्स हैं, एक ओवरव्यू उसका ले लें आप स्पेशली। नंबर 1 जो सेनेट है, कंफर्म्स द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कंफर्म्स द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, शायद मैंने ये नहीं बताया, जो आपका सेनेट है, आपका नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसका जो टर्न्योर है दैट इज 6 इयर्स, और 1/3 जो मेंबर्स हैं उसके 1/3 वो हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपके जो है हाफ 50% और इस तरह से, तो 1/3, तो तीन सैंक्शंस में, यानी 1/3 एकदम चेंज हो गए, 2 साल बाद फिर 1/3, 2 साल बाद जब 6 साल पूरे हो जाएंगे तो वो जो पहले सबसे आए होंगे उनके 6 साल पूरे हो गए होंगे, तो ये रोटेट होते रहते हैं 1/3। तो सेनेट जो है वो कंफर्म सा, आप देखें प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड है, लेकिन उसकी फाइनल कंफर्मेशन जो है वो विद अप्रूवल ऑफ सेनेट हो रही है, तो सेनेट की बड़ी पावर है ये। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, इट रेटिफाइज ऑल द ट्रीटीज बाय 2/3 मेजॉरिटी। जितनी भी ट्रीटीज हो रही होती हैं तो उसकी तौसीक करना, उसको रेटिफाई करना सेनेट का राइट है, पावर है जी। इट रेटिफाइज ऑल द ट्रीटीज, RATIFIES, रेटिफाइज का मतलब होता है तौसीक करना। तौसीक करने का मतलब ये बात है।
मतलब अप्रूव करना, फाइनली अप्रूव करना, सैंक्शन करना। अच्छा, बेसिकली सेनेट को ज्यादा पावर्स क्यों दी जाती है, आपने जरा गौर किया? सेनेट बिल्कुल बैलेंस्ड जो स्टेट्स हैं उसकी नुमाइंदगी कर रही होती है, हर स्टेट से 2 मेंबर। तो सेनेट का मतलब 50 स्टेट्स, सेनेट का मतलब एग्जैक्टली असल अमेरिका जिसके ऊपर फेडरेशन खड़ी है। तो इसलिए सेनेट को इंपावर किया गया है, वो इनफैक्ट स्टेट्स को इंपावर किया गया है, ठीक है, स्टेट के स्ट्रक्चर को और पावर्स देखते हैं सेनेट। कंफर्म्स ऑल ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ द कंट्री, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो जिस चैनल और एंगल से भी होंगे उसकी फाइनल कंफर्मेशन दैट विल बी फ्रॉम सेनेट। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट वाइस प्रेसिडेंट की, इस तरह से प्रेसिडेंट की तौसीफ को करते हैं तो वाइस की। नेक्स्ट, हैव पावर्स ओवर फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स। एग्जीक्यूटिव की सारी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट ने करनी है, लेकिन सेनेट की कंसेंट के साथ। जैसे आप सेकंड नहीं राय लेते तो सेनेट का हेड कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? सेकंड टू प्रेसिडेंट। तो कंसेंट आप ले रहे होते हैं सेनेट। ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स विल बी विद द कंसेंट ऑफ सेनेट। वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी। ओवरसाइट ऑल ब्रांचेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जितनी भी वफाक की फेडरल गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं वो सारों का ओवरव्यू ओवरसाइट सेनेट रखता है। ओवरसाइट of all the branches of federal government। लिख लें। नेक्स्ट, बिल्स, रेजोल्यूशंस, अमेंडमेंट्स, नॉमिनेशंस, ट्रीटीज। ट्रीटीज ये 4-5 बड़ी चीजें हैं। बिल्स, रेजोल्यूशंस, अमेंडमेंट्स, नॉमिनेशंस और 5th is ट्रीटीज। ये 5 चीजों के ऊपर सेनेट एक्शन ले सकता है। सेनेट may take action on all these 5 things at any time। Exactly, क्योंकि वो स्टेट्स को इंडोर्स कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। Sole power to provide consent to president and confirm its appointment। प्रेसिडेंट को कंसेंट देने की सोल पावर किसके पास है? सेनेट के पास। कांग्रेस की कंसेंट नहीं लेता हूं, मैंने शुरू में बताया था, लेकिन सेनेट की जो कंसेंट है वो देने का और लेने का इख्तियार सेनेट के पास। इवन एक बहुत बड़ी पावर है कि अगर मैंने कहा कि जो सेनेट है वो इवन फॉरेन पॉलिसीज के अफेयर्स को भी देख रहा था। अगर वॉर डिक्लेयर कर दिया ना किसी स्टेट के साथ, तो सेनेट हैज द पावर टू डिक्लेयर वॉर। इसका मतलब है कि सेनेट जो है वो बड़ा पावरफुल ऑर्गन है लेजिस्लेचर का इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन बेटा लिख ले जरा जल्दी से। 2021 सीएसएस 2021 में क्वेश्चन नंबर 3 आया। अच्छा, ये है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, ठीक है जी। तो जो एनालिसिस होते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं? कंपैरिजंस करते हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कंपैरिजन बेस्ड है। इसका सिस्टम उसके साथ, इसकी लेजिस्लेचर फलां मुल्क के साथ, इसका प्रेसिडेंट उसके प्राइम मिनिस्टर के साथ, इस तरह से। तो मैंने वो क्वेश्चंस कुछ इसलिए मेंशन कर दिए हैं कि एक एंगल आपने समझ लिया, अब अल्टीमेट जब आप दूसरी स्टेट पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट वो बिल्ड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस वर्क इन द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम किस तरह से काम करता है? कांग्रेस काम कर रही है, उसके ऊपर चेक है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट काम कर रहा है, उसके ऊपर चेक है सेनेट का, ठीक है। और कमिटीज काम कर रही हैं, उनके ऊपर चेक है कांग्रेस का और उधर सेनेट का। जुडिशरी काम कर रही, वही वाला, ये हमने एक थ्योरी भी पढ़ी थी बैलेंस ऑफ पावर्स की विद इन स्टेट, ठीक है। तो वही वाला काम कि एग्जीक्यूटिव की पावर्स
आप ये कह सकते हैं कि क्या कांग्रेस के बगैर प्रेसिडेंट सरवाइव कर सकता है? बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है तकरीबन। और प्रेसिडेंट के बगैर कांग्रेस चल सकता है? मुश्किल है, क्योंकि आपकी सारी बिलिंग, कॉन्सेंट, जो अप्रूवल होनी, फाइनेंस आएंगे उधर होने। तो कांग्रेस नीड्स प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट नीड्स सेनेट एंड कांग्रेस, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो मीन्स टू से कि प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर और कांग्रेस लाजिम मलजूम है एक दूसरे के लिए। इन द सेम वे विदाउट जुडिशरी यू कैन सर्वाइव नहीं। तो लिहाजा जुडिशरी की अपनी पावर्स हैं, ठीक है जी। जुडिशरी के सामने वो जुडिशरी कैन टेक सो मोर नोटिस, लाइक यहां भी होता है, वो इवन जुडिशरी कैन टेक एक्शन और टेक नोटिस ऑन द एनी ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। इवन कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए हैं, जुडिशरी टेक एक्शन, जुडिशरी की अपनी पावर। तो ये तीनों ऑर्गन जो स्टेट्स के हैं वो पावर वाइज एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं और इंटरलिंक्ड भी हैं। और ये कॉन्सेप्ट आप बड़ा डिटेल में जो है वो थ्योरी ऑफ पावर्स में पढ़ चुके हैं। तो यही बात वो कर रहा था, काउंटेंट चेक्स एंड अकाउंट्स बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस। बेटा 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 2021 में आया, 2019 में क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम आया यही। और मैं कभी कभार जो है ना मुझे हैरानगी भी होती है कि एक क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, एक साल गुजार के आप वही क्वेश्चन कॉपी करते हैं, सेम, कॉमा भी नहीं चेंज करते और आप पेश कर देते हैं सेम नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2 एक साल गुजार वहां इसमें आएगा, हैं इसमें आएगा, सेम कॉपी हो गया है। नहीं, दैट थ्योरी नॉट लिंक्स टू, वो थ्योरी कौन सा तो स्पेसिफिकली टू एनी स्टेट है, तो जनरल थ्योरी। और वो वेस्टर्न फिलोसफर की थी कि मुस्लिम की थी, किसकी थी भला? मॉन्टेस्क्यू की थी, मॉन्टेस्क्यू। तो दे सकते हैं आप, वेस्टर्न फिलोसफर है, लेकिन उस तरह से नहीं ये पूछ रहा चेक एंड बैलेंस। वो तो अमेरिका का चेक एंड बैलेंस का सिस्टम पूछ रहा है, वो जनरल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा। मैंने आपको इसलिए वो थ्योरी याद करवाई है कि आपके ज़हन में वो चीजें, वो डिस्कशंस याद आ जाए। अदरवाइज आप, मेरा नहीं ख्याल आपको इसमें कोट करना चाहिए, बिकॉज के वो तो स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बात कर रहे हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहा। हाँ, सारी स्टेट्स ने फॉलो किया है, लेकिन ये है कि फिर वही बात है कि जब वो थ्योरी ऑफ पावर, तो आपसे पावर्स थ्योरी के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। वो तो चेक एंड बैलेंस या अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी एक अलग चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगेन हम किस सेंस में ले रहे हैं चेक एंड बैलेंस को कि जी कौन किसको जवाब दे, अकाउंटेबिलिटी के सेंस में ना, तो वो फिर हम उसको इस तरह से लिंक कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद 2018 में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट विद अमेरिकन प्रेसिडेंट। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट विद अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो बनता कंपेयर और कंट्रास्ट कैसे? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ नहीं बनता, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं किस सेंस में बात कर रहा था आप वो नहीं समझे। बाइडेन कहाँ अमेरिका का प्रेसिडेंट, जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और मोस्ट पावरफुल स्टेट का प्रेसिडेंट है, और कहाँ पे फेडरल सिस्टम है लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बल्कि वो सेमी फेडरेशन के सेंस में वो सेमी है और वैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट तो हेड ऑफ स्टेट है और सिंबॉलिक है, वो ऐसे ही है जैसे हमारे प्रेसिडेंट की अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ, वैसे तो साढ़े प्राइम मिनिस्टर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सीएसएस 2017 का क्वेश्चन नंबर 2, to what extent is it true that president of USA is more powerful than prime minister of UK? ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर लीडर और वाइस प्रेसिडेंट। भाई क्या हो गया यूके में? वो क्या नाम है,
वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है भाई। यूएस की बात मैं कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट और यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर। तो ये थोड़ा सा इन डेप्थ जाने वाली बात है। तो ये जब हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके पढ़ेंगे तो उसमें हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके की पावर्स पढ़ेंगे और प्रेसिडेंट की हमने पढ़ ली तो वो तकरीबन कोई मिलती जुलती होगी, तो थोड़ा बहुत 19-20 प्लस माइनस होगा। लेकिन ये भारत वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो सिंबॉलिकली टू सम एक्सटेंट वो हेड ऑफ स्टेट के ऊपर भारत फिर भी रिलायंट है बिकॉज कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी फॉलो करते हैं। तो उसको फिर हम डिटेल देखेंगे। अच्छा जी, जस्टिफाई योर आंसर विद कंपैरेटिव एनालिसिस 20 नंबर का क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 5वां लिख ले बेटा, 2016 में आया। क्वेश्चन नंबर 3 था The Senate of the USA is the most powerful upper house in the world. The Senate of the USA is the most powerful upper house of the world. बहुत से दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो बाय कैमरल हैं, ठीक है, और बाय कैमरल में अपर हाउस जो होता है, हमारे यहाँ भी सेनेट है और भी बहुत से मुल्कों में है, लेकिन वो कहता है कि जो अमेरिका का सेनेट है, अपर हाउस है, वो दुनिया के सिस्टम्स में ज्यादा पावरफुल है कंपैरेटिवली। आपका सेनेट, आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट से पहले प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं देता था सेनेट को। सेनेट जिसको ब्लाइज करना होता तो किसने करना मौज का पार्टी जो लेकर कंट्रीब्यूट करता तो सेनेटर बना देते थे। अगर आपके पास पैसे और सेनेटर बना सकते हैं, है वैसे है। परसों तो बड़ा कह रही थी मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास नहीं कह रही थी। अच्छा, वो दूसरी लड़की थी, दूसरी क्लास में। अच्छा, so can you justify this statement? Explain your answer with reference to the upper house of India and Pakistan. लो जी, इंडिया का अपर हाउस और पाकिस्तान का दोनों में बाय कैमरल है, तो इनके अपर हाउस और अमेरिका के अपर हाउस। आपने वो एक बात सुनी है पंजाबी में, वो कहते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਨੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ टोमी है। तो वो टोमी। अच्छा जी, 2015 में क्वेश्चन नंबर 2 आया। The American Senate today is the most powerful legislature body in the world. Explain. Simple. 20 नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ प्योरली पावर्स ऑफ सेनेट्स ऑफ यूएसए। इसके बाद बेटा 2014 में क्वेश्चन नंबर 2 फिर आया 20 नंबर का। डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूएस सेनेट, आल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेनेटोरियल जो कर्टसी। तो बेसिकली वही बात है, सेनेट की पावर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे इसका बड़ा फोकस करते हैं। हां, 3 4 5 6 7, तो पिछले 7 सालों में, ठीक है, तकरीबन 7 दफा ही, यानी 2014 से ऑनवर्ड 2021 तक 7 साल बनते हैं और 7 दफा ही तकरीबन ये क्वेश्चन आ चुका है यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम पे, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने इसको फोकस करने की कोशिश की। क्लियर हो गया बेटा? चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेक ले लें, छोटी सी, क्या टाइम हुआ है? मास पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात। ओके जी, मास पढ़ें और फिर 34 मिनट हुए हैं बेटा, तो 40 मिनट तक आ जाए।